खबरें उत्तराखंड की। कैंची धाम को लेकर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने बड़ा फैसला लिया और 4 धाम की तर्ज पर रजिस्ट्रेशन की शुरुआत होने जा रही है। उन्होंने कहा कि 4 धाम यात्रा के तर्ज पर यहां भी रजिस्ट्रेशन की जरूरत है। जिस हिसाब से कैंची धाम में पहुंचने वाले श्रद्धालुओं की संख्या बहुत ज्यादा हो जाती है, ऐसे में इस पर नजर रखना जरूरी है। सीएम पुष्कर सिंह धामी शनिवार को हल्द्वानी में कैंची धाम की व्यवस्थाओं के सिलसिले में उन्होंने एक बैठक भी की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने बड़ा फैसला लिया। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि कैंची धाम आने वाले श्रद्धालुओं का भी रजिस्ट्रेशन करवाया जाए। मुख्यमंत्री ने जल्द ही ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन सुविधा शुरू करने की बात कही है। आपको बता दें 15 जून को कैंची के धाम के स्थापना दिवस के मौके पर मेले का आयोजन होता है और इस दौरान बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं। कैंची धाम चूंकि देखिए एक बड़े धाम के रूप में अभी तीर्थयात्री श्रद्धालु बाबा के भक्त आ रहे हैं, तो उसको जिस प्रकार से 4 धाम के लिए हम यात्रा प्राधिकरण बना रहे हैं, तो यात्रा प्राधिकरण में जितने भी हमारे धार्मिक स्थल हैं, जितने भी इस प्रकार के देव स्थान हैं जहाँ पर संख्या अत्यधिक होती है, उन सभी को इसमें सम्मिलित किया जाएगा और सबके लिए एक समान समेकित रूप से योजना बनेगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बनबसा पहुंचकर अधिकारियों के साथ एक मीटिंग की और इस दौरान उन्होंने बिजली और पानी से जुड़े अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि अगर उन्हें बिजली और पानी नहीं मिलने की शिकायत मिली तो संबंधित अधिकारियों पर सख्त एक्शन होगा। साथ ही उन्होंने कहा कि अधिकारियों की लापरवाही के कारण लोगों को बिजली और पानी की समस्या से जूझना पड़ रहा है। मुख्यमंत्री ने पूर्णागिरि धाम की व्यवस्थाओं को बेहतर बनाने के निर्देश अधिकारियों को दिए। इधर लोकसभा चुनाव के एग्जिट पोल में उत्तराखंड में तीसरी बार बीजेपी हैट्रिक लगा रही है। इससे उत्साहित बीजेपी से मोदी की लोकप्रियता और सीएम धामी के कामों पर जनादेश करार दे रही है, तो कांग्रेस कह रही है उसे एग्जिट पोल पर भरोसा नहीं। 4 जून को ईवीएम असली तस्वीर पेश करेगी। लोकसभा चुनाव के तमाम एग्जिट पोल्स में दक्षिण से लेकर उत्तर तक एनडीए को भारी बढ़त मिलती हुई दिखाई दे रही है। एग्जिट पोल बताते हैं कि उत्तराखंड में भी बीजेपी लगातार 5 सीटों पर हैट्रिक बना रही है। इससे बीजेपी के नेता खासे उत्साहित हैं। उत्तराखंड में इस जीत के लिए बीजेपी ने पूरी ताकत झोंकी हुई थी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जहां रिकॉर्ड 90 से ज्यादा जनसभाएं की, तो वहीं प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट विपक्ष में सेंधमारी और पार्टी संगठन को सक्रिय करने में जुटे रहे। बीजेपी से प्रधानमंत्री मोदी का उत्तराखंड से लगाव और सीएम पुष्कर सिंह धामी के यूनिफॉर्म सिविल कोड से लेकर धर्मांतरण कानून, नकल विरोधी कानून समेत उनके कामकाज पर जनता की मोहर करार दे रही है। प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर धामी जी द्वारा जिस प्रकार की ताबड़तोड़ जनसभाएं की, हर क्षेत्र उनका जाना हुआ और ऐतिहासिक जो निर्णय लिए गए, खासतौर पर नकल विरोधी अध्यादेश की मैं बात करूं, महिला आरक्षण की बात करूं, मैं यूसीसी की बात करूं, जबरन धर्मांतरण के कानून की बात करूं, देवभूमि के स्वरूप को देवभूमि का स्वरूप बनाए रखने में पुष्कर धामी जी का जो योगदान था, उस पर जनता का बहुत बड़ा जनादेश ये है। और मुझे तो ऐसा लगता है कि जब 4 जून का रिजल्ट सामने आएगा तो हो सकता है इससे बढ़ के भी आए, क्योंकि सामने यानी जो हमारा इंडी गठबंधन है, ना उनकी कोई नीति थी, ना कोई उनका नेतृत्व था और अपने अपने एजेंडे थे। कहीं वो साथ में लड़ रहे हैं, कहीं विरोध में लड़ रहे हैं। दूसरी ओर कांग्रेस एग्जिट पोल पर सवाल खड़े कर रही है। हरिद्वार में बेटे को जीत दिलाने के लिए रात दिन एक कर देने वाले पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत का कहना है कि हमें एग्जिट पोल पर भरोसा नहीं है। उन्होंने कहा कि हम 4 जून को ईवीएम खुलने का इंतजार करेंगे। मगर जो मोदी जी ने 5 महीने पहले कहा कि 400 के पार, ये एग्जिट पोल उनके उस कथन को सही सिद्ध करने की कोशिश है और कुछ नहीं। हम कांग्रेस का मतदाता, कांग्रेस का कार्यकर्ता कतई भ्रम में नहीं है और हम ईवीएम के खुलने का इंतजार करेंगे और कहीं यदि बड़ी गड़बड़ हुई तो ये लोकतंत्र के लिए बड़ी भारी चुनौती होगी।
4 जून को तस्वीर पूरी तरह साफ हो ही जाएगी, लेकिन एग्जिट पोल के मुताबिक बीजेपी केंद्र में ही नहीं बल्कि उत्तराखंड में भी हैट्रिक का रिकॉर्ड बनाने जा रही है। और इसके साथ ही रिकॉर्ड बनाने जा रहे हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, जिनकी ताबड़तोड़ जनसभाओं ने न सिर्फ उत्तराखंड में बीजेपी कैंडिडेट की राह आसान बना दी, बल्कि प्रदेश के बाहर 9 राज्यों में भी धुआंधार प्रचार ने वहां बीजेपी के लिए बड़ी जीत के रास्ते खोल दिए। हरिद्वार से मनोज जुयाल के साथ देहरादून से सुनील नौप्रभात की रिपोर्ट। इधर लोकसभा चुनाव परिणामों की सरगर्मी के बीच सरकार ने निकाय चुनाव में प्रशासकों का कार्यकाल एक बार फिर 3 महीने के लिए बढ़ा दिया है। यानी कि उत्तराखंड में निकाय चुनाव टल गए हैं, सितंबर अक्टूबर में अब हो सकते हैं। कांग्रेस ने इस फैसले की कड़ी आलोचना की है। उत्तराखंड में दिसंबर 2023 में शहरी निकायों, नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायतों का कार्यकाल खत्म हो गया था, लेकिन तब परिसीमन समेत अन्य कारणों के चलते सरकार ने 6 महीने के लिए निकायों में प्रशासक नियुक्त कर दिए थे। प्रशासकों का 6 महीने का कार्यकाल भी 1 जून को खत्म हो गया। इस बीच सरकार ने लोकसभा चुनाव की आचार संहिता 6 जून तक जारी रखने और कई निकायों में वोटर लिस्ट तैयार न होने, ओबीसी आरक्षण का निर्धारण न होने जैसी वजहें बताकर एक बार फिर से 3 महीने के लिए यानी कि अगस्त तक प्रशासकों का कार्यकाल बढ़ा दिया है। निकाय चुनाव अब सितंबर और अक्टूबर में करवाए जा सकते हैं। जो हमारे चुनाव से पहले की प्रक्रियाएं हैं वो भी कार्यक्रम अभी चल ही रहा है। हम लोग यानी उस ओर काम कर रहे हैं, तो हमें प्रशासकों का कार्यकाल बढ़ाना है। खाली हम निकायों को नहीं छोड़ सकते और समय तो हम लेंगे ही, और समय के आधार पे फिर आगे की जो भी हमारे सामने परिस्थिति उस अनुरूप फिर हम निर्णय लेंगे। प्रशासकों को दूसरी बार एक्सटेंशन दिए जाने को निकाय चुनाव लड़ने की तैयारियों में जुटे कैंडिडेट्स के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है। कांग्रेस का कहना है कि सरकार निकाय चुनावों को लेकर गंभीर नहीं है, बहाने बताकर सरकार निकाय चुनावों को टाल रही है। आज दुर्भाग्य है कि 6 महीने से स्थानीय निकाय के चुनाव कराने के लिए सरकार तमाम तरीके के बहाने बना रही। माननीय उच्च न्यायालय के कहने के बावजूद भी सरकार सही समय पर चुनाव नहीं करा पाई, जबकि संविधान संशोधन भी कहता है कि निर्वाचित प्रतिनिधि को ही निर्वाचित प्रतिनिधि कार्यभार ग्रहण कराएंगे। लेकिन सरकार ने लोकतंत्र की हत्या करने का काम किया है। जो सरकार के सामने आचार संहिता के साथ ही ओबीसी आरक्षण तय करने समेत कई अड़चने थी, जिनको दूर किए बिना निकाय चुनाव संभव नहीं थे। उत्तराखंड में 9 निगमों समेत 108 नगर निकाय में से 99 निकायों में चुनाव होना है। जुलाई और अगस्त मानसून का चरम होता है। इस बीच चुनाव कराना भी टेढ़ी खीर से कम नहीं है। लिहाजा माना जा रहा है कि अब सितंबर अक्टूबर में ही निकाय चुनाव कराए जा सकते हैं। देहरादून से न्यूज 18 के लिए सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। चमोली से खबर। यहां बद्रीनाथ हाईवे पर सेलंग के पास भीषण आग लग गई और आग की लपटें हाईवे तक पहुंच गई, जिसके बाद हाईवे पर गाड़ियों को रोका गया, एक एक कर गाड़ियों को पास करवाया गया। तेज हवाओं के चलते आग भीषण होती चली गई। शनिवार रात से लगी आग लगातार फैलती जा रही है। चारों तरफ सिर्फ धुआं ही धुआं है। फायर ब्रिगेड की टीम आग बुझाने में जुटी है, लेकिन अब तक नाकाम हो रही है। ज्यादातर आग बहुत ज्यादा भड़क चुकी है, जिसकी वजह से उस पर काबू पाना मुश्किल हो रहा है और धुएं की वजह से विजिबिलिटी भी यहां कम हो गई है। तो पहाड़ों पर जंगलों की आग एक बार फिर से विकराल होने लगी है। गढ़वाल रीजन की बात करें तो 2 दिन में राज्य में आग लगने की 25 घटनाएं हो चुकी हैं। इस सीजन में 16 हेक्टेयर जंगल आग की चपेट में आ चुके हैं। 17 हेक्टेयर में प्लांटेशन प्रभावित हो चुका है। वन विभाग को जंगल की आग से अब तक 34 लाख का नुकसान इस रीजन में हो चुका है। उत्तराखंड में 20 से 25 जून के बीच मानसून दस्तक दे सकता है, यह अनुमान है मौसम वैज्ञानिकों का। मौसम वैज्ञानिकों की माने तो केरल में मानसून की एंट्री होगी, उसके 20 से 22 दिन के बाद मानसून उत्तराखंड पहुंचेगा। फिलहाल पहाड़ से लेकर मैदान तक 6 जून तक हल्की बारिश की संभावना देखने को मिल रही है।
20 जून के आसपास ये कह सकते हैं आपकी कुछ एरिया जो हमारे कुमाऊं क्षेत्र का वहां आना शुरू हो जाता है और करीब करीब 25 तक जो है पूरा उत्तराखंड ही कवर हो जाता है। लेकिन ठीक है, अभी देखते हैं कि किस तरह की एक्टिविटी आज जो मानसून की शुरुआत है केरल में कल वो दे दिया गया था, तो वहां शुरुआत हो चुकी है और वहां से करीब 20 से 22 दिन तो आप मिनिमम मान के चलिए, तो 20 से पहले तो नहीं लगता कि यहाँ पहुंचेगा। उत्तरकाशी के मोरी प्रखंड के लिवाड़ी गांव के लोग जान जोखिम में डालकर लकड़ी का पुल बनाने में जुटे हैं। यहां हर साल नदी के तेज बहाव में अस्थायी पुल बह जाता है, जिसके बाद गांव के लोग फिर अस्थायी पुल बनाते हैं। गांव के लोग लंबे वक्त से झूला पुल बनाए जाने की मांग कर रहे हैं, लेकिन गांव वालों का कहना है कि उनकी सुध लेने वाला कोई नहीं। गांव वालों का ये भी कहना है कि आवाजाही के लिए ट्रॉली लगाई गई थी, लेकिन पेड़ गिरने की वजह से वो ट्रॉली भी टूट गई। बरसात में चला जाता है और हर वर्ष ही इसको ग्रामीणों द्वारा लगाया जाता है। विभाग को भी कई बार सूचित किया जाता है कि इस पुल को लगाया जाए, कोई अच्छा पुल लगाया जाए। ऐसे तो यहाँ पे कोई झूला पुल हो या आरसीसी पुल हो, जिससे कि हमको इतनी सारी परेशानियां न झेलनी पड़े। कई सालों से अधर में लटकी ट्यूणी प्लासू हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट को केंद्र और राज्य सरकार की मंजूरी मिल चुकी है और जल्द ही काम शुरू होने वाला है। इस परियोजना से राज्य को 71 मेगावाट बिजली मिलेगी। यमुना नदी पर बनने वाली इस परियोजना के लिए जमीन अधिग्रहण का काम भी शुरू हो चुका है। साल 2006 में एनडी तिवारी सरकार ने इस परियोजना को मंजूरी दी थी, लेकिन कोई काम नहीं होने के बाद साल 2020 में परियोजना को UJVNL को सौंप दिया गया। अब सभी तरह की एनओसी मिलने के बाद इस साल के अंत तक काम शुरू होने की उम्मीद है। तकरीबन 900 करोड़ की लागत से परियोजना तैयार होगी और साल 2028 से बिजली उत्पादन भी शुरू हो जाएगा। इसकी अधिकांशतः क्लियरेंसेस हमें प्राप्त हो चुकी हैं और कुछ क्लियरेंसेस हैं जो हमको ड्यूरिंग जो बिडिंग समय लगता है, करीब 6 महीने का समय लगता है निविदा प्रकाशित करने से लेकर निविदा को अवार्ड करने तक। तो इस 6 माह के अंदर संपूर्ण क्लियरेंसेस हमें प्राप्त हो जाएंगी। उसके पश्चात हम कार्य का आवंटन करेंगे। चमोली में गर्मी बढ़ती जा रही है और हर किसी को बारिश का इंतजार है। वहीं प्राकृतिक झरने भी सूख चुके हैं। जोशीमठ का प्रसिद्ध जोगीधारा गर्मी के चलते पूरी तरह से सूख गया है। पहाड़ों में प्राकृतिक स्रोत सूखने की कगार पर हैं और ऐसे में सर्दियों में भी पहाड़ पर कम बारिश हुई थी, जिसकी वजह से ये स्थिति बन रही है। जो नेचुरल झरने हैं वो भी रिचार्ज नहीं हो पाए हैं। गर्मी बढ़ने के साथ ही नेचुरल झरने भी सूखने लगे हैं। पहाड़ों में लगातार गर्मी बढ़ती जा रही है और गर्मी का असर प्राकृतिक झरनों पर भी देखा जा सकता है। इस समय हम जोशीमठ के पास जोगीधारा, जो अपने आप में एक काफी खूबसूरत जलधारा यहाँ पे बहती थी, अब वो पूर्ण तरीके से सूख चुकी है। चारों धाम आने वाले तीर्थ यात्री यहाँ पे इस जोगीधारा के पास पहुंचकर इस प्राकृतिक सौंदर्य का लुत्फ उठाते थे, लेकिन अब धीरे धीरे आप देखिए पूरा यहाँ पे वीरान पड़ा हुआ है। नेशनल हाईवे पर जो गाड़ियां हैं उनकी लाइनें जरूर देखी जा रही हैं, लेकिन जो लोग यहाँ पे पहुंचते थे, प्राकृतिक झरनों का आनंद लेते थे, वो धीरे धीरे अब सूखने की कगार पर है। यानी कि आधा से ज्यादा तो ये झरना पूरा सूख चुका है। तो वहीं आसपास जो जंगलों में आग लग रही है, उससे कहीं ना कहीं जो गर्मी है वो तेजी के साथ पहाड़ों में पड़ रही है और उसकी वजह से जो प्राकृतिक झरने हैं, जो प्राकृतिक नल हैं, वो बिल्कुल सूखने की कगार पर दिखाई दे रहे हैं। बढ़ती गर्मी ने जहां पहाड़ों में पानी के हाहाकार मचाया है, तो वहीं प्राकृतिक झरने भी धीरे धीरे सूख रहे हैं। नितिन सेहवाल, न्यूज 18, बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग, जोगीधारा। इधर मैदान में गर्मी का सितम बढ़ रहा है। सैलानी पहाड़ों का रुख कर रहे हैं और ऐसे में हिल स्टेशंस पर जाम की समस्या से दो चार उन्हें होना पड़ रहा है। नैनीताल में पहले ही कैरिंग कैपेसिटी से ज्यादा लोग पहुंच रहे थे। भीड़ की वजह से अब प्रकृति पर्यावरण को भी नुकसान पहुंचने लगा है। पर्यटन सीजन में उमड़ी भीड़ और गाड़ियों के दबाव ने पहाड़ में भी चिंता पैदा कर दी है। गाड़ियों के दबाव ने तापमान को बढ़ाया ही है और हिल स्टेशन में लोड भी डाला है। हालात ये है कि कैरिंग कैपेसिटी से ज्यादा टूरिस्ट नैनीताल समेत सभी टूरिस्ट स्पॉट पर पहुंच रहे हैं।
इन सब का असर ये है कि पिछले कुछ सालों में अधिकांश पानी के स्रोत सूख गए हैं, तो झील पर भी असर पड़ा है। और इसका प्रभाव जो है वो लेक में जो पानी जा रहा है उसके प्रभाव पर भी पड़ा है। पहले हमारे वहाँ ये कहा जाता था नैनीताल में 60 नेचुरल स्प्रिंग्स थी, अब मेरे ख्याल में 4-5 से भी अधिक नहीं होंगे। पर्दाधारा आप देख लीजिए, वहाँ लोग नहाने जाते थे, वहाँ पानी नहीं आता। इसी तरह से चूनाधारा जो स्नोव्यू की रोड में था वो बिल्कुल सूख गया है। धीरे धीरे सब धारे जो हैं ये सूखते जा रहे हैं। गौरतलब है कि पिछले कुछ सालों में नैनीताल की कैरिंग कैपेसिटी इस कदर बढ़ी कि सीधा असर यहाँ के मौसम पर पड़ा। साल दर साल स्नोफॉल में कमी आई तो अब लोकल मॉनसून और बर्फबारी सपना जैसा बनकर रह गया है। पर्यावरण के बजाय पर्यटन पर फोकस होने से 5 से 8 डिग्री तापमान बढ़ गया है, जो अब चिंता देने लगा है। सार्वजनिक परिवहन की दिशा में जो शटल है वो एक पहला प्रयास है। उसके बाद भविष्य में जो है इस पर भी विचार किया जा रहा है कि हल्द्वानी या आसपास के जो क्षेत्र हैं उनमें हम किसी प्रकार के जो बफर जोन हैं वो बना पाएँ, जिसमें लोगों के जो निजी वाहन हैं उनको वहाँ रोककर वहाँ से सार्वजनिक परिवहन के रूप में बसें या अच्छी ट्रैवलर्स इत्यादि चलाए जा सकें। हालांकि सरकार ने कैरिंग कैपेसिटी तय करने को जरूर कहा, लेकिन पहाड़ में पर्यटन के जो हालात हैं उसका सीधा असर पर्यावरण, प्रकृति और वनों पर तो पड़ ही रहा है, मगर भविष्य की चिंता भी दिख रही है। ऐसे में अब भी पर्यावरण को दरकिनार कर टूरिज्म पर जोर रहा है और भीड़ आती रही तो एक दिन दिल्ली और नैनीताल के मौसम में फर्क नहीं रहेगा। न्यूज़ 18 के लिए नैनीताल से वीरेंद्र बिष्ट की रिपोर्ट। ब्रेक के बाद स्वागत आपका एक बार फिर से। इंसान तो इंसान, जंगली जानवर भी गर्मी से बेहाल है। जंगलों में सूखता पानी जानवरों के लिए परेशानी बन गया है। इन सब के बीच हल्द्वानी के गांव के कुछ लोग हैं, कुछ युवा हैं जो बेजुबानों के प्राण बचाने में जुटे हैं। देखिए ये रिपोर्ट। सूरज की इस बढ़ती तपिश ने तराई के इन घने जंगलों के भी पसीने निकाल दिए हैं। जंगलों के भीतर मौजूद पानी के पोखरे सूख गए हैं और जंगली जानवर पानी के लिए इंसानी बस्तियों का रुख कर रहे हैं। लेकिन इन सबके बीच में कुछ लोग इन बेजुबानों के लिए मसीहा बनकर आए हैं और इन्हीं में शामिल है लालकुआ में हल्दूचौड़ की युवा समाज सेवी मुकेश दुमका, जो अपने सब काम छोड़कर इन दिनों जंगलों में छोटे छोटे तालाब बनाकर टैंकरों की मदद से इन्हें पानी से भर रहे हैं ताकि जंगल में मौजूद वाइल्ड लाइफ बच सके। और अभी हमने इसी तरह के 3 पोखर यहाँ पर बना दिए हैं। अभी हमारा विचार है कि 2-1 दिन में 1-2 पोखर और बना के थोड़ा इससे 2-1 किलोमीटर दूर बना के उसमें टैंकरों से पानी डाला जाए। हर तीसरे दिन हम हर पोखर में 1-2 टैंकर पानी डालते हैं और यहाँ पर जीव जंतु आकर इस पानी का पूर्ण रूप से उपयोग कर रहे हैं। उनको बहुत ज़्यादा राहत भी मिल रही है इस भीषण गर्मी में पानी से। इतनी भीषण गर्मी है, इस गर्मी में जानवरों को पानी की व्यवस्था जंगल में नहीं मिल पाती है और वो गाँव की तरफ को रुख करता है। उसके गाँव में आते ही किसानों की फसलों को नुकसान पहुंचाता है और कुत्ते जानवर उसके पीछे पड़ते हैं तो जानवरों को भी नुकसान होता है। गर्मी बढ़ने से प्राकृतिक जल स्रोत तेजी से सूख रहे हैं और इनका सबसे ज्यादा खामियाजा जंगली जानवर भुगत रहे हैं। ऐसे में मुकेश और उनके साथियों की मुहिम इनके लिए किसी संजीवनी से कम नहीं है। हल्द्वानी से न्यूज़ 18 के लिए शैलेंद्र नेगी की रिपोर्ट। भीषण गर्मी से निजात पाने के लिए पर्यटक पहाड़ का रुख कर रहे हैं। वहीं विकासनगर में यमुना नदी भी सैलानियों से गुलजार है, लेकिन खतरा भी बरकरार है। कैसे, देखिए ये रिपोर्ट। मैदान में पड़ रही भीषण गर्मी से राहत पाने के लिए लोग पहाड़ का रुख कर रहे हैं। तस्वीरें विकासनगर के कटापत्थर क्षेत्र की हैं, जहां यमुना नदी के किनारे बड़ी तादाद में पर्यटक नदी के पानी में गर्मी से राहत पाने की कोशिश कर रहे हैं और खूब मस्ती कर रहे हैं। बहुत ज्यादा गर्मी है, 48 डिग्री हो रहा है उधर। मैं चुनाव करने के लिए हम नजर आए अपने रिलेटिव्स के यहाँ पे, तो यहाँ पे बहुत सारे मतलब ऐसी जगहें हैं विजिट करने के लिए जहाँ पर हमें गर्मी में भी मजा आ जाएगा खेल के। और देखो आप देख सकते हो कितना मजा आ रहा है यहाँ। ठीक है, गर्मी बहुत बढ़ गई है, धूप नहीं घटनाएं भी लगातार सामने आ रही है। हाँ, उधर जा नहीं रही, उधर जा नहीं रही। भले ही गर्मी से राहत पाने के लिए ये लोग यमुना नदी के कम पानी में अटखेलियां करते नजर आ रहे हों,
लेकिन नदी में अचानक जल स्तर बढ़ने और गहरे पानी में डूब जाने का खतरा भी रहता है। ऐसे में पुलिस ने जगह